मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको मेंडल के विभिन्न नियम बताए थे। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे और उन्होंने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे: प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। मेंडल लकी थे कि उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए, जिनमें उन्होंने जो 7 जोड़ी विपर्यायी लक्षण लिए थे वो अलग अलग जीन पर स्थित थे। परंतु कई जीवों में मेंडल के लॉ फॉलो नहीं होते हैं और इसे हम नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखें कि मेंडल के पश्चात के या नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या है। कई स्थानों पर मेंडल के लॉ लागू नहीं होते हैं और कुछ नए रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उनमें से पहला है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा है सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। तीसरा है बहुविकल्पिता या मल्टीपल एलीलिज्म। अगला है बहुप्रभावित या प्लियोट्रॉपी। और चौथा है घातकता या घातक फैक्टर, जिसे हम लीथल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये हम पढ़ेंगे नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स और इसके अंतर्गत ये 5 प्रकार हमें पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको अपूर्ण प्रभाविता के बारे में बताती हूँ। अपूर्ण प्रभाविता को मिराबिलस जलापा के पौधे में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। मिराबिलस जलापा, जिसे कि हम गुलाब बांस के नाम से भी जानते हैं, इसमें हम देखें अपूर्ण प्रभाविता क्या है। तो ये हम किस में देखेंगे? मिराबिलस जलापा, जिसे हम गुलाब बांस भी कहते हैं, या फिर हम 4 o'clock पौधा या प्लांट भी कहते हैं। इसमें हम अपूर्ण प्रभाविता देखेंगे। अपूर्ण प्रभाविता क्या है? मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए थे तो उन्होंने बताया था कि जब हम 2 अलग अलग लक्षण वाले पौधे लेते हैं तो एक पौधे के लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, तो वो थी पूर्ण प्रभाविता। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या हो रहा है? यहाँ पर दूसरे वैज्ञानिकों ने जब मिराबिलस जलापा में अपने प्रयोग किए तो उन्होंने देखा कि मिराबिलस जलापा के रेड फ्लावर वाले और सफ़ेद फ्लावर वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया। कैपिटल RR माने मिराबिलस जलापा का लाल फूल वाला पौधा और स्मॉल RR माने मिराबिलस जलापा का सफ़ेद फूल वाला पौधा। जब इनके बीच क्रॉस कराया तो सबसे पहले इस तरह से युग्मक बनेंगे। कैपिटल RR वाले में R वाले युग्मक, स्मॉल RR वाले में स्मॉल R युग्मक। इनकी जो F2 पीढ़ी बनेगी तो मेंडल के प्रभाविता के नियम से तो F1 जनरेशन में लाल फूल होना चाहिए था। ये जो F1 पीढ़ी थी, इसमें अगर हम मेंडल का प्रभाविता का नियम होता तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? लाल फूल वाले पौधे। लेकिन यहाँ पर जो पौधे होते हैं उनका रंग, उनके फूल का रंग होता है गुलाबी। तो इस तरह से लाल रंग सफ़ेद रंग को पूर्ण रूप से नहीं दबा पाया और इस कारण गुलाबी रंग के फूल उत्पन्न हुए, जो कि अपूर्ण प्रभाविता को दर्शा रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि मेंडल ने अपना प्रभाविता का नियम दिया था। मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार जब लाल और सफ़ेद फूल वाले मटर के पौधे में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में हमेशा लाल फूल वाले पौधे बनते हैं। जबकि यहाँ आपने क्या देखा? मिराबिलस जलापा में जब प्रयोग किया गया तो लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले पौधों में क्रॉस करने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के फूल वाले पौधे उत्पन्न हुए। लेकिन जब इसकी F2 पीढ़ी देखी गई, जब इनमें स्वपरागण हुआ और इनकी F2 पीढ़ी देखी गई तो F2 पीढ़ी में फिर वही रिजल्ट आए जो कि मेंडल के लॉ में आते हैं। लाल फूल वाले पौधे 25%,
और यहाँ पर गुलाबी फूल वाले पौधे ये 50%, 25 ये और 25 ये। तो 50% कैसे आ गए? गुलाबी फूल वाले, और 25% पौधे जो हैं वो सफ़ेद फूल वाले। तो F1 पीढ़ी में पूरे के पूरे गुलाबी फूल वाले पौधे, और F2 पीढ़ी में 25:50:25, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F2 पीढ़ी में 1:2:1। ये किसका रिजल्ट है? F2 पीढ़ी का रिजल्ट है। तो इसमें 1 यानी 25% लाल फूल वाले, 2 यानी 50% गुलाबी फूल वाले, और 1 यानी 25% सफ़ेद फूल वाले। तो ये हमने प्रयोग पहला पढ़ा, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अब हमको दूसरा नियम पढ़ना है, सहप्रभाविता का नियम। तो हम देखते हैं सहप्रभाविता क्या है। सहप्रभाविता, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो दो अलग अलग कारक हैं वो F1 पीढ़ी में कोई एक कारक प्रदर्शित नहीं होगा, दोनों कारक एक साथ प्रदर्शित हो जाएं तो उसे हम सहप्रभाविता कहेंगे। तो अगला है सहप्रभाविता का नियम। सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के लॉ को हम पशुओं में, जैसे कि गाय में देख सकते हैं। जब एक लाल बाल वाली गाय और एक सफ़ेद बाल वाली गाय के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो हम लाल बाल वाली गाय के लिए कैपिटल RR शब्द ले रहे हैं और सफ़ेद बाल वाली गाय के लिए स्मॉल RR शब्द ले रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सहप्रभाविता का नियम। तो यहाँ पर लाल रंग और सफ़ेद रंग दो अलग अलग रंग हैं, जो कि जब F1 पीढ़ी बनती है तो इस F1 पीढ़ी में जो गाय उत्पन्न होगी उसका रंग होगा चितकबरा। अब ये चितकबरा यानी शरीर पर लाल और सफ़ेद दोनों रंग के धब्बे होंगे। तो शरीर पर कैसे धब्बे दिखाई दे रहे हैं? शरीर पर लाल और सफ़ेद धब्बे। तो मेंडल के लॉ में क्या बताया था? मेंडल के लॉ के अनुसार इन दोनों में से, लाल और सफ़ेद दोनों में से, केवल प्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में आता है। लेकिन ये मेंडल के पश्चात आनुवांशिक सिद्धांत हैं या नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स हैं। तो कभी कभी कुछ नए लक्षण या कुछ नए सिद्धांत सामने आते हैं, तो उसी का उदाहरण है सहप्रभाविता का नियम। सहप्रभाविता या कोडोमिनेंस मतलब कोई एक कारक यहाँ पर प्रभावी नहीं है। F1 पीढ़ी में दोनों कारक एक साथ अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी लाल रंग भी प्रभावी है और सफ़ेद रंग भी प्रभावी है। और F1 पीढ़ी में एक कैपिटल R कारक है, एक स्मॉल R कारक है। और जीव का शरीर कैसा है? शरीर पर लाल और सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। यानी ये किसका सिद्धांत हो गया? सहप्रभाविता का सिद्धांत। यानी लाल और सफ़ेद रंग के जो जीन हैं वो एक साथ प्रदर्शित हो रहे हैं। अब हम तीसरा सिद्धांत पढ़ते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म। तो तीसरा सिद्धांत है, दो सिद्धांत हमने पढ़ लिए। पहला अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत, जो कि हमने मिराबिलस जलापा के उदाहरण में पढ़ा, और दूसरा सहप्रभाविता का सिद्धांत, जो कि हमने गाय के शरीर के रंग से समझा। अब हम तीसरा सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जो है मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म के सिद्धांत में, या बहुविकल्पता का सिद्धांत, बहुविकल्पता का सिद्धांत क्या है? ये मल्टीपल एलीलिज्म या बहुविकल्पता का सिद्धांत, तो हम देखते हैं। वैसे तो मेंडल ने बताया था किसी भी लक्षण को व्यक्त करने के लिए केवल दो कारक होते हैं। जैसे मेंडल ने लंबेपन के लिए कैपिटल TT कारक लिया था और बौनेपन के लिए
स्मॉल टी कारक। यानी मेंडल ने बताया कि किसी लक्षण को व्यक्त करने के लिए दो कारक होते हैं, या तो कैपिटल टी टी यानी लंबेपन के कारक हैं और स्मॉल टी टी बौनेपन के। पर मनुष्य में जो रक्त का समूह होता है वो उसमें दो कारक नहीं होते हैं, बल्कि उसको निर्धारित करने के लिए तीन कारक होते हैं। तो इसी तरह और भी कुछ जीवों के कुछ लक्षणों को निर्धारित करने के लिए दो से ज़्यादा कारक होते हैं। मल्टीपल एलीलिज्म या बहुविकल्पिता, अर्थात जब किसी लक्षण को व्यक्त करने के लिए कई विकल्प हों तो इसको हम मल्टीपल एलीलिज्म कहते हैं। अब हम देखें, मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है या ओ हो सकता है। तो मनुष्य में ये जो चार ब्लड ग्रुप हैं ये किस आधार पर निर्धारित होते हैं? तो मनुष्य में इन ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने के लिए तीन तरह के एलील होते हैं, आई ए एलील, आई बी एलील और आई ओ एलील। इसमें से आई ए और आई बी दोनों प्रभावी कारक की तरह काम करते हैं और आई ओ अप्रभावी कारक की तरह काम करता है, और एक समय में इन तीनों में से कोई दो कारक ही मौजूद होंगे। अब हम इसको ऐसे देखें, मान लीजिए आई ए ये दो कारक हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। इसी तरह से अगर आई ए और आई ओ है तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा। अब दूसरा आई बी तो ब्लड ग्रुप बी, फिर आई बी आई ओ तो ब्लड ग्रुप बी, क्योंकि आई ओ जो है वो अप्रभावी कारक हैं। और अगर आई ए और आई बी दोनों एलील हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और अगर आई ओ एलील हैं तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि ये हम मेंडल के नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंतर्गत हम तीसरा सिद्धांत पढ़ रहे थे, मल्टीपल एलीलिज्म या बहुविकल्पिता का सिद्धांत। अर्थात जब किसी लक्षण को व्यक्त करने के लिए दो से ज़्यादा कारक हों तो वो कहलाते हैं बहुविकल्प। वैसे तो दो कारक होते हैं तो हम बोलते हैं दो विकल्प या दो एलील, लेकिन जब दो से ज़्यादा कारक हैं तो उसको हम कहते हैं बहुविकल्पिता का सिद्धांत। और इसको हमने किस उदाहरण से समझा? मनुष्य में ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी और ओ, और इनको निर्धारित करने के लिए तीन प्रकार के एलील होते हैं, आई ए आई बी और आई ओ। यानी ये हैं तीन प्रकार के एलील, इनमें से कोई दो उपस्थित होंगे एक बार में। और अगर आई ए है तो ब्लड ग्रुप ए, आई ओ है तो ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि ओ यहाँ पर अप्रभावी कारक है। आई बी है तो ब्लड ग्रुप बी, आई ओ है तो भी ब्लड ग्रुप बी, क्योंकि ओ अप्रभावी है। और आई बी दोनों हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि आई ए और आई बी दोनों प्रभावी कारक हैं। और आई ओ है तब ब्लड ग्रुप ओ। तो इस तरह से हमने नॉन मेंडेलियन वंशागति के अंतर्गत तीन सिद्धांत पढ़ाए। एक अपूर्ण प्रभाविता का सिद्धांत आपने पढ़ा, दूसरा सह प्रभाविता का सिद्धांत और तीसरा बहुविकल्पिता का सिद्धांत। बाकी मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी।